नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम लोग अगली क्लास में पहुंच गए हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है नो योर इंग्लिश। यानी आपको जो अंग्रेजी आती है और जो आप अंग्रेजी पढ़ते हैं उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जानना इन द सेंस कि आपको उस अंग्रेजी के बारे में पता होना चाहिए जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो क्या आपको वो सही से पता है? क्या उसका आपको राइट आंसर पता है? क्या उसका राइट मतलब पता है? क्योंकि डेली लाइफ में हम जो अंग्रेजी पढ़ते हैं ना उसका बारे में भी हमें पता होना चाहिए। यानी उसका असली मतलब, सही मतलब पता होना चाहिए। जैसे न्यूज़पेपर के अंदर आप बहुत सारी अंग्रेजी पढ़ते हैं लेकिन उनका मतलब, उसका जो मीनिंग है वो आपको नहीं पता होता। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी अंग्रेजी इम्प्रूव हो, अगर आप चाहते हैं आपकी अंग्रेजी अच्छी हो, तो आप डेली लाइफ में जितनी भी चीज़ें आप पढ़ते हैं, जितने भी आप अंग्रेजी के वर्ड्स पढ़ते हैं, उसको तुरंत जाकर आप सर्च कीजिए, तुरंत जाकर उसका मीनिंग आप देखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी एक हैबिट बन जाती है जिससे आप कनेक्ट कर पाते हैं डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले वर्ड्स को। तो ऐसा ही एक इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है यहाँ पर, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं नो योर इंग्लिश। यानी द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर डेली एक वर्ड आता है और उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में ग्रामर के पोर्शंस आते हैं, ठीक है, जिसमें ये क्वेश्चन आंसर्स ये किया जाता है कि अगर किसी चीज़ का मतलब आपको नहीं पता है तो एक्सपर्ट उसका आंसर आपको देकर बताते हैं। ऐसे ही एक सेशन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर दिया कि सर मिस्टर एस दाना पानी डंडा पानी, ठीक है, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, धंडा पानी या धंडा पानी, ओके, धंडा पानी शायद इसको प्रोनाउंस करेंगे। वॉन्ट्स टू नो द मीनिंग ऑफ द वी आवर्स, ठीक है, हमें मतलब क्या जानना है द वी आवर्स। अगर हम अपनी किसी भी सेंटेंस में इस फ्रेज़ को, इस इडियम को अगर हम यूज़ करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है वो आज यहाँ पर आप जान लीजिए, ठीक है। और जो यहाँ से जो आप सीखेंगे ना उसको आप अपने सेंटेंसेस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे उसको तो आपकी जो क्वालिटी स्पीकिंग है, जो आपकी स्पीच है, वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी। तो द वी आवर्स का मतलब देखिए क्या होता है। द वी आवर्स मीन्स स्मॉल आवर्स, ठीक है, स्मॉल आवर्स यानी कम समय, यानी जो स्टार्टिंग होता है समय ना, जैसे रात को 12 बजते हैं, ठीक है, मान लो रात को 12 बजे और दिन में भी 12 बजते हैं, बट हम रात के 12 बजे की बात कर रहे हैं जहाँ से स्टार्ट होता है समय 1, 2, 3, ठीक है, 4, 5, 6, इस प्रकार से समय स्टार्ट होता है ना। तो ये जो शुरू का समय होता है ना, यानी रात के 12 बजे के बाद जब समय शुरू हो रहा होता है, 1 बजने वाला है, 2 बजने वाला है, तो ये जो शुरू का जो समय होता है ना, कम समय जो होता है, स्मॉल आवर्स जो होते हैं, इन्हीं को कहते हैं वी आवर्स, ठीक है, इन्हीं को कहते हैं क्या, वी आवर्स, ठीक है। तो वी आवर्स मीन्स स्मॉल आवर्स एंड वी मीन्स अ लिटिल। वी का क्या मतलब होता है, वी का मतलब होता है अ लिटिल या स्मॉल। द वी आवर्स आर द अर्ली आवर्स आफ्टर मिडनाइट, ठीक है, यानी आधी रात के बाद जब समय शुरू होगा, 1 बजेंगे, 2 बजेंगे, 3 बजेंगे, तो ये जो शुरुआती जो घंटे हैं इन्हीं के बारे में बात कर रहा है वी आवर्स, ठीक है। उसमें जो घटना घटित होती है उसी को हम कहते हैं कि वो जो घटना है वो कहाँ घटित हुई है, वी आवर्स में घटित हुई है। जैसे एग्जाम्पल भी यहाँ पर दे दिया गया है। जैसे क्या है कि वी चैटेड फॉर, ठीक है, इनटू द वी आवर्स, वी चैटेड फार इनटू द वी आवर्स, यानी वी आवर्स में हमने क्या किया, चैट, बातें की हैं वी आवर्स में। कभी कभी क्या होता है, रात को बहुत लेट हो जाता है एक दूसरे के साथ में बात करते हुए, ठीक है, तो वो जो 12 बजे के बाद का जो समय शुरू हो रहा होता है, अगर आप वहाँ पर बैठ के गप्पे लड़ा रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि वी वर डूइंग पार्टी इन द वी आवर्स, ठीक है। तो ये जो वी आवर्स है ना वो क्या है, शुरुआती जो घंटे हैं जब समय शुरू होता है मिडनाइट के बाद, उसी को कहते हैं वी आवर्स। तो एक एग्जांपल तो ये हो गया। दूसरा एग्जांपल है द एक्सीडेंट टुक प्लेस इन द वी आवर्स। अगर हम ये कहें कि द एक्सीडेंट टुक प्लेस इन द वी आवर्स ऑफ संडे, यानी संडे की जो मिडनाइट के बाद में जो 1 बजे, 2 बजे, उस टाइम में, उस टाइम फ्रेम के अंदर ये जो एक्सीडेंट है वो हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि वी आवर्स का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल यहाँ पर दिया है क्या, सर मिसिज मंजू भाषिनी,
ठीक है, मंजू भाषिनी कटक से है, वॉन्ट्स टू नो द डिफरेंस बिटवीन कैनवास एंड कैनवास। ठीक है, देखिए दोनों का प्रोनाउंसिएशन मेरे ख्याल से सेम ही है, बट इनका मीनिंग अलग है। ऐसे ही द हिंदू के अंदर ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आते हैं जो डिफरेंस बताते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए कि जैसे फिलहाल तो यहाँ पर दिया है कैनवास और कैनवास। ये जो कैनवास है जिसमें एक ही एस दिया गया है, इस कैनवास का मतलब होता है क्लॉथ, कपड़ा, कपड़ा। ठीक है, इस कैनवास का मतलब होता है कपड़ा। कैसा कपड़ा? ऐसा कपड़ा जिसके ऊपर पेंटर क्या करते हैं, पेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, ऐसा कपड़ा जिसके ऊपर पेंटर क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, चित्रकारी करते हैं। आपने देखा होगा एक बोर्ड लगाकर उसके ऊपर क्या करते हैं पेंटर्स, पेंट करते हो। तो वो जो जिसके ऊपर पेंट किया गया है ना, उसी को कहते हैं कैनवास। ठीक है, पेंटर्स पेंट जिस पर करते हैं वो भी कैनवास हो सकता है, या कोई और व्यक्ति अगर किसी चीज़ के ऊपर चित्रकारी कर रहा है तो उसको भी आप कैनवास कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिया है कि कैनवास इज़ अ नाउन, कैनवास एक नाउन है। इट इज़ द क्लॉथ ऑन विच पेंटर्स पेंट, जिस पर पेंटर्स क्या करते हैं, पेंट करते हैं। जबकि ये जो डबल एस वाला जो कैनवास है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यानी टू कैनवास मीन्स, अगर आप कैनवास यानी डबल एस वाला कैनवास अगर आप यूज़ करते हो तो इसका मतलब होता है एनलिस्ट सपोर्ट, यानी अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सोलिसिट वोट्स, एनलिस्ट सपोर्ट यानी किसी को आप सपोर्ट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ये जो डबल एस वाला कैनवास है उसका ये मतलब होता है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर दिया है, ही डजंट हैव मच टाइम टू कैनवास हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी। ही डज नॉट हैव, उसके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, टू कैनवास मदद करने के लिए, हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मदद करने के लिए, या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रचार करने के लिए। ठीक है, क्योंकि प्रचार करेगा तभी उसको वोट मिलेगा, दोनों एक दूसरे के साथ में क्या है, कनेक्टेड है। तो उसके पास में समय नहीं है ताकि वो कैनवास कर सके, यानी प्रचार कर सके, बता सके लोगों को, अपने आप को सपोर्ट कर सके, लोगों से वोट मांग सके। तो ये इसका मतलब हुआ। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर और भी दे रखी हैं, जैसे अमेरिकन इंग्लिश में अगर कम कैनवास है तो उसको यूज़ करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, टू एग्जामिन। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को एग्जामिन करते हैं, किसी चीज़ को परखते हैं, स्क्रूटनाइज करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैनवास कहते हैं। स्क्रूटनाइज कैसे होता है, जैसे वोट हो गया, आपने वोट कर दिया, आपने बटन दबा दिया मशीन के अंदर, वो बंद हो गया। अब क्या होगा, उसका वोट का काउंट होगा। ठीक है, वोट्स जब कास्ट होता है यानी उसका जो काउंटिंग होता है ना, उसको भी आप क्या कहते हैं, कैनवास कहते हैं। स्क्रूटनाइज का मतलब होता है पृथक करना, अलग अलग करना, चीज़ों को कैटेगराइज करना, दैट इज़ कॉल्ड स्क्रूटनाइज या कैनवास। तो ये कुछ मतलब होता है, देखिए कैनवास का और दूसरे कैनवास का, दोनों को अलग अलग मतलब है, दोनों का अलग अलग मतलब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आज का हमारा क्या है, वर्ड ऑफ द डे। ठीक है, देखिए ये द हिंदू के अंदर ये बहुत बढ़िया चीज़ मुझे लगी, काफ़ी दिनों से मैं भी पढ़ रहा था और काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में ये बात थी कि मैं ये जो इनिशिएटिव है वो आपके लिए लेकर आऊँ, ताकि एक तो क्या होगा, करंट अफेयर्स के साथ भी आप जुड़े रहेंगे, यानी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बोरिंग किसी पर्टिकुलर किताब को आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ से क्या है कि कुछ चीज़ें स्टैटिक्स हो जाती हैं और स्टैटिक में आप क्या है थोड़ा सा बोर फील करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आप डेली न्यूज़पेपर में से निकलने वाले जो वर्ड्स हैं अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि आप थोड़ा करंट अफेयर्स के साथ में कनेक्टेड हैं। जैसे आज का हमारा जो वर्ड ऑफ द डे है, यानी द हिंदू में जो वर्ड दिया हुआ है वो क्या है, बगबियर। बगबियर का मतलब क्या होता है, बगबियर का मतलब होता है एक ऐसा इमेजिनरी मॉन्स्टर। मॉन्स्टर मतलब क्या होता है, मॉन्स्टर मतलब होता है शैतान। ठीक है, जिससे आप बच्चों को डराते हैं। बचपन में आपको भी आपके बड़ों ने, दादा दादी ने, मम्मी पापा ने, ठीक है, किसी ऐसे इमेजिनरी काल्पनिक शैतान से डराया होगा जो एक्चुअल में था ही नहीं, जो एक्चुअल में है ही नहीं। ठीक है, तो इसका बगबियर का मतलब क्या होता है, एन इमेजिनरी मॉन्स्टर यूज टू फ्राइटन क्या, चिल्ड्रन। तो बच्चों को डराने के लिए, फ्राइटन मतलब होता है डराने के लिए, बच्चों को डराने के लिए एक ऐसे इमेजिनरी मॉन्स्टर का यूज़ किया जाता है, उसी को कहते हैं क्या, बगबियर। ठीक है, या फिर कह सकते हैं आप एन ऑब्जेक्ट ऑफ ड्रीड। ड्रीड मतलब होता है डरावना। ठीक है, और एप्रीहेंशन मतलब होता है वही डरावना जिससे डर लगता है, भय वाला। ठीक है, या जिसके अंदर डर छिपा हुआ है। तो ये मतलब हुआ कि इसका बगबियर का। इसके सिनोनिम्स देख लीजिए क्या क्या दिए हुए हैं। सिनोनिम्स इसके होते हैं क्या, बॉगीमैन, ठीक है, बूगर या बुगाबू। इनको आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप एक ऐसे इमेजिनरी शैतान से किसी को डराना चाहते हैं, बच्चों को डराना चाहते हैं। ठीक है, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो, बूगर, बुगाबू या बुगीमैन। यूज़ कैसे करेंगे देखिए, सेंटेंस भी दिया है, पेपर वर्क इज़ माई बिगेस्ट
बगबियर, पेपर वर्क, ठीक है। यानी पेपर वर्क इन द सेंस कि जब बहुत सारी फाइलें आपके सामने पड़ी हों, ठीक है, तो आपको क्या लगता है, उनसे डर लगता है। एक्चुअल में तो वो क्या डरावना थोड़ी है, फाइलों में काम करना क्या डरावना होगा, लेकिन वो वैसे ही काम करता है जैसे बगबियर काम करता है, जैसे बुगीमैन काम करेगा, बुगर करेगा या बुगाबू करेगा। यानी एक इमेजिनरी डर आपको उससे लगना स्टार्ट हो जाएगा कि यार इतना सारा काम, इतनी सारी फाइलें कैसे निपटाऊंगा, ठीक है। तो उसी के बारे में बात कर रहा है कि पेपर वर्क इज़ माई बिगेस्ट बगबियर। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने ये पढ़ा, आज का जो हमारा टॉपिक था वो ये नो योर इंग्लिश में ये वर्ड हमने पढ़ा। और इसके पहले आज का जो हमारा क्वेश्चन दिया था वो था क्या, स्मॉल आवर्स या वी आवर्स, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये सीरीज़ आपको अच्छी लगेगी और आपको पसंद आएगी और आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें भी आपको हेल्प करेगी। आज के इस लेक्चर में इतना ही है, देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।